नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? फैब लीडर्स के इस जर्नी में हमारा साथ देने के लिए आपको मेरे तहे दिल से शुक्रिया। आज फैब लीडर्स को 2 महीने होने आए हैं, जिससे कि हम हर हफ्ते अगली पीढ़ी के फैमिली बिजनेस लीडर्स के लिए कुछ ऐसे रेलेवेंट और कॉन्टेक्चुअल टॉपिक्स लेके आते हैं जो कि उनको अपने करियर में अच्छे डिसीजंस लेने में मदद करता है। अब जैसे आज का टॉपिक, जहां हम बात करने वाले हैं कि एक फ्यूचर जनरेशन के फैमिली बिजनेस लीडर को क्या अपनी विरासत को आगे बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए या फिर अपनी अलग इंडिपेंडेंट पहचान बनाने के ऊपर अपना जोर लगाना चाहिए। वैसे दोनों के एडवांटेजेस और चैलेंजेस के बारे में भी डिस्कशन बाकी है। साथ में बहुत सारे दिलचस्प एग्जांपल्स हैं जो हमें फैमिली बिजनेस की दुनिया में सही कदम लेने में मदद करेंगी। तो शुरू करें। दोस्तों, पारिवारिक व्यवसाय एक ऐसा महासागर है जिसमें एंट्री लेना या जिसके अंदर घुसना तो रिलेटिवली आसान होता है, लेकिन एक बार अंदर घुस गए तो वहां से बाहर निकल कर आना, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ऐसे डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि बिजनेस की जिम्मेदारियों के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आपके कंधे पे डाली जाती हैं। जो डिसीजंस आप लेते हैं वो आपके खुद के डिसीजंस नहीं, वो पूरे परिवार के हित के डिसीजंस होते हैं। तो लाजमी सी बात है कि इन जिम्मेदारियों के बोझ तले किसी बड़े से बड़े दिग्गज के भी कंधे झुक जाते हैं और एक बार एंट्री लेने के बाद पारिवारिक बिजनेस की विरासत के इस चुंगल से आपको बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको फैमिली बिजनेस में एंट्री करने से पहले ही सारे ऑप्शंस, सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट प्रॉपरली करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं ताकि हम इसके एडवांटेजेस और चैलेंजेस के दोनों पहलू अपने एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए चैलेंजेस और एडवांटेजेस के दोनों पहलू आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि आप एक इंडिपेंडेंटली आप अपने बलबूते पर अपनी खुद की इंटेलिजेंस लगा के ये डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाले 25, 30, 40 सालों के लिए क्या आप अपने फैमिली बिजनेस की विरासत को आगे बढ़ाकर सक्सेस पाना चाहते हैं या फिर अपने खुद का उद्यम करके अपने चैलेंजेस को खुद फेस करके आगे बढ़ के एक लीडरशिप का मुकाम हासिल करना चाहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताऊं तो आज के वीडियो के टोटल 5 सेगमेंट्स हैं। पहले सेगमेंट में हम ये जानेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर को या एक नई पीढ़ी के फैमिली बिजनेस लीडर को अपने पारिवारिक व्यवसाय से ऐसी क्या चीजें सीखने को मिलती हैं जो कि एक नॉर्मल बच्चे को या एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर को नहीं मिलती हैं। दूसरी, हम ये बात करेंगे कि अपने खुद का व्यापार एस्टैब्लिश करने पे आपको क्या फायदा हो सकता है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे इस मामले में। तीसरा, हम एडवांटेजेस तो जानेंगे ही, साथ में उसके डीमेरिट्स भी हैं, उसके चैलेंजेस भी हैं। तो अपने आप को अपने पारिवारिक व्यवसाय से अलग करके जब मैं खुद का बिजनेस सेटअप करता हूं तो उसमें मुझे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसके भी एग्जांपल्स देखेंगे। फिर इन तीनों चीजों को कंपाइल करके हम एक निष्कर्ष निकालेंगे कि किन लोगों के लिए फैमिली बिजनेस कंटिन्यू करना बेटर हो सकता है और किन लोगों के लिए अपने खुद का उद्यम शुरू करना एक बेटर आइडिया हो सकता है। और आखिरी में, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया रोमांचक फ्री गिफ्ट है जो अगर आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बरकरार रहेंगे तो उसके बारे में मैं और डिटेल्स आपको साझा करूंगा। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला कदम जो है, क्या वो चीजें हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस, चलिए उसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। जो सबसे पहली चीज है जब हम फैमिली बिजनेस के बारे में बात करते हैं या जब हम खुद फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं, तो जो सबसे पहली चीज बचपन से एक उद्यमी सीखता है वो ये है कि व्हेन टू स्पीक अप, यानी अपने आप के जो ओपिनियंस हैं, अपने आप के हमारी खुद की जो राय है उसको कस्टमर्स के सामने या उसको बाकी परिवारजनों के सामने, उसको बाकी एम्प्लॉयज के सामने किस समय पे बोलना चाहिए। देखिए, हम में से बहुत लोगों के पास आइडियाज की भरमार होती है। हमें बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस पता होते हैं, चाहे किताबों में पढ़ के, चाहे अपने स्कूल कॉलेजेस में जान के, जिससे कि हम दुनिया बदलने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन हमेशा अगर हम अपने आइडियाज को सामने वाले पे थोपने लगे तो हम ज्ञानी बाबा की उपाधि ही मिलती है बस हमें, और उससे ज्यादा हमारी बातों को फिर लोग अनसुना ही कर देते हैं। लेकिन एक पारिवारिक व्यवसाय में रहने के साथ साथ आप ये जानते हैं
किस समय पे आपको अपने हक की बात बोलनी है, किस समय पे बात बोलने से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा कि आपकी बात सुनी जाएगी। मसलन अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो ये एक क्वार्टर के बीच में या क्वार्टर के एंड में बात करके, या जब बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ चुके हैं तब बात करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी लॉसेस या जितने कम से कम प्रॉफिट आपको हो चुके हैं। लेकिन अगर आप सही समय पे अपने फाइनेंशियल लॉसेस को कम करना चाहेंगे, से क्वार्टर के शुरू होने से पहले या किसी फाइनेंशियल ईयर के बीचों बीच या शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद से, जब आप अपने आइडियाज को सामने रखेंगे, दर्शाएंगे बाकी लोगों को, तो ये सही समय होता है अपने बिजनेस में इंपैक्ट लाने का, अपने परिवार में इंपैक्ट लाने का, जिससे कि आप सही मायने में कुछ डिफरेंस या कुछ चेंज अपने बिजनेस में ला सकें। तो when to speak up is far more important than what to speak. ये आपको एक पारिवारिक बिजनेस सिखाता है। दूसरा इज द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। अब जब मैं अपनी आंखों के सामने अपने पिताजी को, अपने दादाजी को, अपने चाचा ताया सबको देखता हूं कि ये किसी बॉस को रिपोर्ट नहीं करते, ये अपने मन मुताबिक काम करते हैं, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कभी छुट्टी ले लेते हैं तो कभी विदेश यात्रा पे निकल जाते हैं, तो ये जो एक फ्रीडम का जो महत्व है कि एक जिंदगी, एक इंसान की जिंदगी में इंडिपेंडेंट रहना या फ्री रहना, सबसे बड़ा एट द एंड ऑफ द डे हमारे जिंदगी के पीछे हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता है कि अपने मनमर्जी हम काम कर सकें, किसी के दबाव में आके हमको काम ना करना पड़े। तो ये जो फ्रीडम का जो रियल इंपॉर्टेंस है, ये एक बिजनेस फैमिली ही सिखाती है, जहां ना 9 to 5 होता है, ना ही ओवर टाइम होता है, ना ही बॉस की कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है। आप खुद के मालिक खुद होते हो, तो अपने हिसाब से काम करते हो। हाँ, बिजनेस के हित में काम करते हो, लेकिन टाइम अपने हिसाब से या रिसोर्सेस अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। तो ये दूसरी लर्निंग है। तीसरा है डीलिंग विथ कॉन्सिक्वेंसेस। आपके जो डिसीजंस हैं, उसका जो रिजल्ट है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको डील करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। देखिए, मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है। अब ऑनेस्टी के बारे में हम जानते हैं, प्रोबिटी के बारे में हम जानते हैं, लेकिन इंटेग्रिटी जो है किसी भी इंसान के पर्सनल क्वालिटीज की चरम सीमा है। सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑनेस्टी या एक पर्सनल गुडविल को अगर मैं कहूं तो उसको हम इंटेग्रिटी का नाम देते हैं। और उसमें सबसे पहला मायने यही है कि एक इंटेग्रिटी, अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी हमेशा अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को डील करने का उसमें जज्बा होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। और एक फैमिली बिजनेस में भी आप ये देखते हैं कि अगर पापा ने या दादाजी ने या परिवार के बड़ों ने अगर बिजनेस में एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि बिजनेस के हित के विरुद्ध था या जिससे बिजनेस को लॉस हुआ है, तो उसका खामियाजा उनको खुद भरना पड़ता है, ना कि उनके एम्प्लॉइज को, ना ही परिवार वालों को, ना ही आस पड़ोस के लोगों को। तो इससे अकाउंटेबिलिटी और सही डिसीजन लेने की काबिलियत पे भी आपको बचपन से ही ट्रेनिंग मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है कि गलती की तो बॉस पीठ पे नहीं आएगा, आपको खुद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन होता है जो एक पारिवारिक व्यवसाय हमें सिखाता है। चौथा इज इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर्स। अब कस्टमर्स के साथ बात करना एक दो-धारी तलवार होती है। अगर आपने कमिटमेंट ज्यादा कर दी और डिलीवर नहीं कर पाए तो कस्टमर गुस्सा हो जाता है। अगर आपने पहले से ही कमिटमेंट कम की है तो कस्टमर्स आपके सामने ही नहीं आते, वो कंपटीशन की तो और चले जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस समय पे कौन सी स्कीम लानी है, किस समय पे कौन से मॉडल पे आपको अपना बिजनेस ढालना है। ये सारी जो निटी-ग्रिटीज ऑफ बिजनेस होती हैं, जो किसी भी बी स्कूल में डायरेक्टली नहीं सिखाई जाती, वो एक पारिवारिक बिजनेस के छोटे बच्चे अपने बचपन से अपने पापा दादा या अपने चाचा ताया, अपने मामा मामी को देखते हुए सीख के आते हैं, जो कि आगे चल के उनको अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में बहुत मदद करता है। तो ये था हमारा चौथा कार्यक्रम, चौथा लर्निंग जो पारिवारिक बिजनेस में हमें सीखने को मिलता है। पांचवा है मैनेजिंग द बैक एंड। अब ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर या एस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि इस बिजनेस का सबसे ज्यादा नॉन ग्लैमरस पार्ट यही है। देखिए, जब हम अपना उद्यम करते हैं या हम किसी बड़े फैमिली बिजनेस को देखते हैं, बिजनेस फैमिली को देखते हैं, तो हमें लगता होगा उनकी जिंदगी कितनी आराम से, कितने मक्खन की तरह कट रही होगी। नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, लेकिन इसके पीछे उनको कितना ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ता है, उस पे भी हमें ध्यान देना जरूरी होता है।
स्पेशली तब जबकि आपको बिजनेस में हर छोटी बड़ी चीज, चाहे वो ट्रक का ड्राइवर नहीं आया, चाहे वो फैक्ट्री में कोई दिक्कत हो गई, मशीन बंद हो गए, आज लेबर यूनियन ने स्ट्राइक कर दिया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाया, ये जो छोटी छोटी नॉन ग्लैमरस चीजें हैं उनको भी संभालना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी नई फैक्ट्री को लॉन्च करना, या किसी प्रेस रिलीज का में शामिल होना, या किसी मीडिया में बाइट देना। ये सारी चीजें तो आपको आंखों के सामने नजर आती हैं, आपको लगता है कि बहुत ग्लैमरस है, लेकिन उसके पीछे का जो उद्यम है, जो उसके पीछे की जो मेहनत है, वो एक पारिवारिक बिजनेस में एक छोटा बच्चा जो है वो अपने बचपन से देखते आ रहा है कि फ्रंट एंड सुधारने के लिए हमें बैक एंड पे भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये सारे के सारे जो 5 पॉइंट्स हैं मेरे मानने से ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो किसी भी फैमिली बिजनेस में पढ़ने वाले या बढ़ने वाले छोटे बच्चों को एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज देती हैं, जिससे कि आगे जाके जब वो खुद अपना बिजनेस शुरू करना चाहें, एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, तो उनकी लर्निंग जो है उनके डीएनए में ऑलरेडी फीड है। तो वो एमबीए करें या ना करें, कॉमर्स पढ़ें या ना पढ़ें, ये लर्निंग जो है उनसे कोई नहीं हटा सकता। ये लर्निंग जो है उनके दिमाग में हमेशा ही बंद के रह जाती है। इसका अगर मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल दूं तो आरके ज्वेलर्स एक बहुत ही प्रतिष्ठित ज्वेलरी की कंपनी है, एक शोरूम है, दिल्ली में बेस्ड आउट ऑफ है, जिसका जो शुरुआत है उसको राकेश शर्मा जी ने उनकी पत्नी के साथ 1995 में की थी, और बढ़ते बढ़ते ये ज्वेलरी बिजनेस में ट्रेडिशनल ज्वेलरी में ही डील करते थे। लेकिन अपने पेरेंट्स के जो चैलेंजेस को देखते जो बढ़ते आए हैं, उनके 2 बच्चे, जो उनका नाम रोहन और बहन का नाम शायद प्राक्षी, ये दोनों हैं। 2011 में जब उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया तो उनको ऑलरेडी पता था कि उनकी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट कैसे शिफ्ट कर रही है। थोड़ी देर पहले हमने इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स के बारे में जाना, तो कस्टमर्स को बस थियोरेटिकली जानना नहीं, उन्होंने ये सीख लिया था कि बिजनेस में कस्टमर्स आजकल ज्वेलरी को खाली एक इन्वेस्टमेंट के आकार में नहीं देख रहे हैं, वो उसे एक शौक के आकार में भी देख रहे हैं। दिल्ली जैसे मार्केट में बहुत ज्यादा फैशनेबल ज्वेलरीज का भी ट्रेंड आ चुका था, तो उन्होंने अपने एंटायर बिजनेस को फ्रॉम ट्रेडिशनल डिजाइन से एक फैशन ब्रांड की तरफ परिणत किया, ट्रांसफॉर्म किया, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला। और 2011 से लेके आज तक उनको इतने प्रॉफिट्स मिले हैं कि आरके ज्वेलर्स आज के दिन में दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के मार्केट्स में एक नामी दामी ज्वेलरी की शोरूम के हिसाब से आगे बढ़ चुकी है। कल्याण ज्वेलर्स, तनिष्क, इन सबको पीछे करके कुछ मार्केट्स में ये नंबर 1 की स्थिति में भी आ चुकी है। बस फर्क ये था कि जो सेकंड जनरेशन आई, उनकी जो बैकएंड में जो उनकी लर्निंग थी, इतने सालों से अपने पेरेंट्स को देखते आते हुए उन्होंने उस लर्निंग को फटाफट इस्तेमाल करके कस्टमर को समझा और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया और अपने फैमिली बिजनेस को एक नए आकार, एक नए मुकाम तक लेने में उन्होंने संभावना दिखाई। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, गोल्ड मेडल इलेक्ट्रिकल्स। अब ये आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, साउथ की कंपनी है, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में, मैं कहूंगा वैसे शुरुआत तो इस कंपनी की 1979 से हुई थी। ओटमाली गराजी इनके फाउंडर का नाम था। 2.5 लाख रुपीस, 2.5 लाख रुपए के एक छोटे इन्वेस्टमेंट में 1979 में उन्होंने शुरू किया था। लेकिन 1998 के बाद से जब उनके पोते किशन जी ने एंट्री की मार्केट में, तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये जो यूरिया बेस्ड स्विचेस थे, जो पुराने जमाने में अगर आपने देखा होगा, जो हमारे घरों में पंखा या लाइट ऑन करने के जो स्विचेस होते हैं, वो यूरिया बेस्ड स्विचेस कहते थे उन्हें। उनसे हटके उन्होंने पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कदम रखा और नतीजा ये है कि 2019 में ये एक 1400 करोड़ रुपए के टर्नओवर की कंपनी बन चुकी है। और बस इतना ही डिफरेंस था कि जो नई पीढ़ी आई, उनको ये पता था कि अपने बिजनेस को कैसे स्केल करते हैं। उन्होंने बैकएंड को समझा, उन्होंने ये समझा कि कस्टमर की जरूरत कैसी इंप्रूव भी कर रही है, साथ ही उन्होंने अपने बैकएंड में चेंजेस करके अपने प्रोसेसेस को इवॉल्व किया और एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में ना जाके उन्होंने अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करके कंपनी को एक नई दिशा दी, जिससे कि उनकी सफलता उनके कदम चूमने लगी। तो ये दो काफी रेलेवेंट एग्जांपल्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन करके या उसे आगे बढ़ाने से आपको फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे बतेरे एग्जांपल्स हैं जहां की अगली पीढ़ी के फैमिली बिजनेस लीडर्स ने अपने खुद के एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को, विरासत को, परंपरा को आगे बढ़ाकर
अपना नाम तो मशहूर किया ही किया, साथ ही एक ऐसे बिजनेस की विरासत रखी जिसे कि उनकी अगली पीढ़ी भी आगे और बनाने के लिए योग्य और सक्षम बन सकती थी, और उनको बनाया भी। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो अभी हमने ये जान लिया कि हम क्या सीख सकते हैं एक पारिवारिक बिजनेस से, लेकिन ये भी तो जानना है कि चलिए फिर भी अगर मुझमें ये कीड़ा है और मुझमें ये काबिलियत भी है कि मैं अपने आप की आइडेंटिटी स्थापित करना चाहता हूं, मैं अपने पारिवारिक व्यवसाय के ब्रांड से अपने आप की पहचान नहीं बनाना चाहता, मैं अपने खुद की पहचान एस्टैब्लिश करके अपने खुद का बिजनेस ड्राइव करना चाहता हूं, तो इसके भी कई फायदे हैं। आइए वैसे कुछ फायदों पे हम नजर डालते हैं। सबसे पहली बात है इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिव फ्रीडम। अब 2 वीडियो पहले जब हम डाइवर्सिफिकेशन पे बात कर रहे थे और हम रिस्क एनालिसिस पे बात कर रहे थे, तो हमने ये जरूर बात की थी कि किसी भी फैमिली बिजनेस में जब अगली पीढ़ी आती है तो उनको शायद एक अच्छा डेजिग्नेशन मिल जाता है, एक कॉर्नर ऑफिस मिल जाता है, 2-3 एम्प्लॉइज या उनके टीम में 2-3 अच्छे एम्प्लॉइज मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज है जो उनको पहले दिन से कभी भी नहीं मिलती, और वो है इंडिपेंडेंस या फ्रीडम टू टेक क्रिएटिव डिसीजन। क्योंकि आपको हर बड़ी छोटी चीज जानने के लिए, आपको डिसीजन लेने के लिए अपनी पुरानी पीढ़ी से बात करनी पड़ती थी, उनका परमिशन लेना पड़ता था, तभी जाके बात आगे बढ़ती थी। तो इन सब चीजों से आपको बहुत आसानी से छुटकारा मिल सकता है जब आपने खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया। तो ना ही आपको पापा जी को पूछने की जरूरत है, ना ही इन्वेस्टर्स को पूछने की जरूरत है, ना ही पुराने एम्प्लॉइज को पूछने की जरूरत है, क्योंकि आपको यह पता है कि आपको अपने आप पे विश्वास है और आपके खुद के विजन के साथ आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है। तो कंपनी आपकी, तो विजन आपका, तो सारे के सारे जो रिस्क है वो भी आपके, तो ऑब्वियसली क्रिएटिव फ्रीडम भी आपका। तो जिन लोगों को अपने आप में या अपने बिजनेस में पहले दिन से ही इंडिपेंडेंस चाहिए, उनको जरूर फैमिली बिजनेस के साथ साथ अपने खुद के ब्रांड को एस्टैब्लिश करने में उद्यम करना चाहिए। दूसरा, इनोवेशन अनलीश्ड। अब बहुत बार ये होता है, हालांकि हम आगे जाके भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं। मैं हमेशा बार बार मेहता स्वीट्स का एग्जांपल देता आया हूं क्योंकि ये बहुत रेलिवेंट है। एक छोटी सी हलवाई की दुकान जो कि ट्रेडिशनल मिठाइयां बनाई जा रही थी, और उनको आगे कुछ आइडिया ही नहीं था, ना दादाजी को था ना पापा को था कि इस बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। और तभी जब रवि मेहता जी की एंट्री हुई तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि उन्होंने फ्यूजन स्वीट्स बनाया, जिसमें कि पुराने फ्लेवर्स को एक कॉन्टेम्पररी ट्विस्ट के साथ प्रस्तुत किया गया, और उससे लोगों ने उसको और ज्यादा सराहा, और ज्यादा अच्छा उनको महसूस कराया। उन्होंने उस चीज को पसंद किया। नई पीढ़ी के जो ग्राहक है वो मेहता स्वीट्स में एंट्री करने लगे। जो रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज थे उनके मेन्यू में मेहता स्वीट्स के मिठाइयां अभी शामिल होने लगी। तो ये इसीलिए तो हुआ क्योंकि किसी एक बंदे ने अपने आप को उस चैलेंज को अपनाया और एक ऐसा इनोवेटिव डिसीजन लिया कि नहीं, ये पुरानी जो प्रथा चली आ रही है, मुझे इससे बाहर निकल के, इससे उभर के एक नई आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी है इनोवेशन के साथ। इनोवेशन और जो परंपरा है ना, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपकी फैमिली जो है वो काफी पारंपरिक है तो ये 100 में से 90% चांस है कि वो आपके हर एक इनोवेटिव डिसीजन के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, लेकिन आपका कन्विक्शन उनको कन्विंस कर सकता है। और अगर नहीं करता तो आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं जहां की हर एक इनोवेटिव डिसीजन आपके खुद का होगा। तीसरा जो एडवांटेज आपको मिल सकता है अगर आप अपने पारिवारिक बिजनेस से अलग होके अपना बिजनेस शुरू करना चाहें, तो वो है पर्सनल ब्रांडिंग की अपॉर्चुनिटी। अब ऐसे बहुत सारे उद्यमी हैं, और मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक दो तो मेरे आंखों के सामने आ चुके हैं, जो कि अपने पिताजी या अपने दादाजी के साए में इतने सालों से पले बड़े हैं कि उनको देख के कोई उनके पहले नाम से नहीं पुकारता। वो हमेशा कहता है, ये देखो भाई, सिंह साहब का बेटा है या कुमार साहब का नाती है। तो इससे ना जो अंदर का जो एंटरप्रेन्योर है उसको गहरा धक्का लगता है। उनको लगता है कि यार ये अच्छी बात है, 10 साल से पारिवारिक व्यवसाय मैं चला रहा हूं, पापा तो और ऑफिस भी नहीं आते, लेकिन अभी भी जब मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, किसी मीटिंग में जाता हूं, किसी शादी में भी जाता हूं, तो वहां भी मेरी पहचान नहीं बन पा रही है। अभी तक मुझे आइदर मेरे पिताजी के नाम से या दादाजी के नाम से या मेरी कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अपने नाम को बनाने की जो चाह है ना, ये आपको, ये जो खुजली है, ये आपको
अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करने के बाद ही आपको शायद वो डिजिग्नेशन या वो रुतबा मिले, जिससे कि मेरे मानने में अगर सबसे ज्यादा लोग अपना उद्यम शुरू करते हैं फैमिली बिजनेस से टूटकर, तो इसीलिए क्योंकि वो अपने लिए एक पर्सनल इमेज, एक बेहतरीन क्या उसे बोलते हैं, अपना एक पर्सनल ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये तीसरा एडवांटेज बन सकता है आपके लिए। चौथा एडवांटेज, रिस्क टेकिंग इंडिपेंडेंस। अब देखिए, पहला जो पॉइंट था इनोवेशन, क्रिएटिव फ्रीडम का या इंडिपेंडेंस का, और इसमें समानताएं तो हैं, लेकिन समानता एक लेवल आगे है, क्योंकि इसमें रिस्क भी आपका होता है। अब कभी कभी कुछ फैमिली बिजनेसेस मैं जानता हूं ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली रिस्क अवर्स हैं। उनको एक भी ऐसा छोटा डिसीजन भी नहीं लेना जिससे कि वो अपने बिजनेस को थोड़ा सा भी रिस्क में डाल सके। अब कई सारे एंटरप्रेन्योर्स अपनी जगह पे ठीक है। अगर आपने अपने पिताजी का स्ट्रगल देखा है, कैसे धूप में घंटों खड़े होकर, कैसे बरसातों पे लंबे लंबे गाड़ी चलाकर दूर दूर डिलीवरी देके उन्होंने जिस बिजनेस को बढ़ाया है, उनको 1% भी लाजमी नहीं होगा, गवारा नहीं होगा कि आपने आते ही एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे कि उनके सालों की मेहनत, मैं ये कहूंगा कि एटलीस्ट उसमें दाग लगने की संभावना हो सके या उसको दिक्कत आने की संभावना हो सके। तो इसीलिए रिस्क अवर्सनेस हमारे डीएनए का ही पार्ट बन जाती है। लेकिन अगर आपको इससे टूटना है, अगर इससे निकलना है, तो आप अपने बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क है तभी तो इश्क है। पॉपुलर फिल्म का डायलॉग है, लेकिन अपने बिजनेस में रिस्क लेना स्वाभाविक है और अपने ही बिजनेस में आप ले सकते हैं। अब किसी और की गाड़ी अगर आप कहीं दूर लेके चले जाएं, तो नई गाड़ी अगर उसकी है तो उसका दिल धक धक करता है या नहीं? अगर आपकी खुद की गाड़ी है और आपने खुद ठोक दी उसे, तब भी आप मान जाते हो ठीक है यार, मेरी गलती थी, लग गई। लेकिन किसी और की गलती की वजह से अगर आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी पे अगर खरोच आ जाए, तो बताइए आपके दिल पे क्या बीतेगी। बस ऐसा ही कुछ है। तो अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि सारा का सारा जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट है या जो रिस्क टेकिंग डिसीजंस है, इंडिपेंडेंस है, वो आपके कंधों पर है। एंड फाइनली जो पांचवा स्टेप है वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। अब मैं जानता हूं ऐसे जब हम बात करेंगे एग्जाम्पल में भी हम जानेंगे कि कैसे डिसीजन मेकिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बिजनेस के लिए। और क्विक डिसीजन मेकिंग, देखिए आज के Amazon और Facebook और Flipkart की दुनिया में जहां की कस्टमर अपने प्रेफरेंसेस मिनटों में बदलते हैं, अगर आप उसी पुरानी दुनिया में रह जाएं कि हर एक चीज को बकायदा फॉर्म पे लिखा जाएगा, फिर उसको मेल पे भेजा जाएगा या वो फाइल में डाल के फिर वो मैनेजमेंट के पास जाएगा, फिर मीटिंग बैठेगी, फिर वहां सबकी सहमति ली जाएगी, फिर एमडी सर के साइन किए जाएंगे, फिर वो सबको नीचे कैस्केड किया जाएगा। भाई साहब, इतना लंबा अगर हमें कार्यक्रम खींचना है तो कस्टमर दूर चला गया होगा और कंपटीशन ने बाजी मार ली होगी। तो अगर आपको निम्बल डिसीजन लेना है, यानी फास्ट पेस्ड डिसीजन लेना है, तो आपको भी अपने पारिवारिक व्यवसाय के ये जो बिजनेस के जो कार्यक्रम से या ये जो स्पाइडर वेब से आपको बाहर निकलना चाहिए और अपने बिजनेस को शुरू करके अपनी जो डिसीजन मेकिंग है खुद लेनी चाहिए। खुद फ्लेक्सिबिलिटी आपको महसूस होनी चाहिए कि हाँ, ये डिसीजन जो है ये आज लेना है या कल लेना है या 1 साल बाद लेना है, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, ना ही किसी और के ऊपर। अगर मैं इन एडवांटेजेस को ध्यान में रख के आपको 2 एग्जांपल्स दूं जो कि इस मामले में काफी सक्सेसफुल हुए हैं। सबसे पहला जो मेरा एग्जांपल मेरे ध्यान में आ रहा है वो है ओयो रूम्स का। देखिए, रितेश अग्रवाल जो है, वैसे वो भी उड़ीसा से ही हैं, रायगढ़ में उनका जन्म हुआ और यहाँ बिसम कटक में उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। लेकिन 2013 के बाद से उन्होंने ओयो रूम्स को फॉर्मली एस्टैब्लिश किया। अगर मैं आपको सही बताऊं तो रितेश अग्रवाल जी की जो फैमिली है वो भी एक पारिवारिक व्यवसाय की है। रायगढ़ में उनकी अच्छी खासी बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है, रिटेल शॉप्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशनशिप है। अब चाहे तो वो भी कई सालों पहले उन्होंने भी अपने पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने में ध्यान दिया होता और शायद आज रितेश अग्रवाल को कोई ना पहचानता होता या ओयो रूम की स्थापना नहीं हो पाती। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस को से निकलकर, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक ऐसे डिसीजन की तरफ आगे बढ़े जहां कि उन्होंने खुद अपने आप को तैयार किया, अपने बिजनेस के रिस्क को खुद लिया, अपने खुद के डिसीजंस बनाए, फ्रीडम दिखाई, तो उनको एक ऐसा बिजनेस बनाने का मौका मिला,
एक सुयोग मिला जो कि आज देश में नहीं दुनिया भर में मशहूर है। और आज तो यंगेस्ट शार्क बन चुके हैं वो शार्क टैंक इंडिया में, रितेश अग्रवाल। तो ये एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे एक बंदे ने पारिवारिक व्यवसाय के चुंगल से अपने आप को बाहर निकाल के एक $multi-billion का इंडस्ट्री एस्टैब्लिश किया। एक दूसरा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं इसमें, तो श्रीमती प्रिया पॉल जी हैं जो कि पार्क होटल की संस्थापक हैं, मालिक भी हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप का, उनकी जो फैमिली, खुद की फैमिली बिजनेस थी वो एपीजे ग्रुप की थी। अब एपीजे तो 100 साल पुरानी कंपनी है, सीमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, शिपिंग में, रियल एस्टेट में, यहां तक एफएमसीजी में भी उनकी कंपनी का बहुत जोरों शोरों से नाम था। लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और प्रिया जी ने अपने आप को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्म किया और एक ऐसे बिजनेस को स्थापित किया कि पार्क होटल्स अभी आप हर जगह पे देख सकते हैं। जितने भी अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे कंट्री में, वहां पार्क होटल्स हैं और अच्छे खासे तरीके से कस्टमर्स को सर्विस करते हैं और देश के नामी गिनामी होटल्स में उनका नाम आता है। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कहां कंस्ट्रक्शन, कहां रियल एस्टेट, कहां शिपिंग और कहां हॉस्पिटैलिटी, कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट में अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। अपने पारिवारिक बिजनेस से वो हटकर आगे बढ़ी और उन्होंने पार्क होटल्स जैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस की स्थापना की। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें और मोटिवेट कर सकते हैं कि पारिवारिक बिजनेस में रहते हुए हम फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप पे कैसे ध्यान देके अपनी खुद की पहचान बना सकें। लेकिन बात बस यहां तक नहीं है दोस्तों। किसी भी मामले के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक जो नॉट सो अच्छा, मैं कह सकता हूं। तो इस केस में अगर हम एडवांटेजेस पे चर्चा कर चुके हैं तो आइए एक बार चैलेंजेस पे भी बात करते हैं। अगर मैं आपको चैलेंजेस की बात करूं तो सबसे पहला जो चैलेंज होता है किसी भी पारिवारिक व्यवसाय के अगली पीढ़ी के मेंबर के लिए, अपने बिजनेस से निकल के अपनी खुद की आइडेंटिटी जब वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज होती है कि एस्टैब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी फ्रॉम स्क्रैच। अब देखिए, पार्क होटल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जब प्रिया जी ने इसे शुरू किया था तो उन्होंने ना ही एपीजी का नाम लिया था, ना ही उन्होंने एक ऐसे डिवीजन में अपना काम शुरू किया था जो कि उनके पारिवारिक बिजनेस जिस इंडस्ट्री में या जिस डिवीजन में पहले से इन्वॉल्व थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कंप्लीटली डिफरेंट सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू करने का उद्यम किया। अब ऐसे क्षेत्र में, ऐसी स्थिति में आपको अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको एस्टैब्लिश करने में सालों लग जाते हैं। किसी भी नए स्टार्टअप फाउंडर को अगर आज आप पूछें कि आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करने में सबसे पहला जो कठिनाई है वो क्या महसूस होती है, तो वो ये है कि भाई मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, मेरे कस्टमर्स मुझे ऑर्डर क्यों देंगे, ना ही मेरे पास बैंक बैलेंस है, ना ही मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस है, ना ही मेरे पास बड़ी टीम है। तो अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और इसीलिए हर एक नए बिजनेस की जो सक्सेस स्टोरी है वो स्लोली शुरू होती है। ऐसा नहीं कि आपने अपने बिजनेस, फैमिली बिजनेस को ही एक्सपैंड किया तो लोग ऑलरेडी आपके बिजनेस को जानते थे तो उन्होंने निवेश कर दिया, ये इन्वेस्टर्स आपके पास फटाफट आ गए। इन सब केसेस में आपको बहुत ही स्लो स्टार्ट मिलता है और इसीलिए आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए आपको पहले अपने दोस्त, भाई, बहन या फिर भी एग्जिस्टिंग बिजनेस से थोड़ा बहुत मदद लेके ही शुरू करना पड़ता है। दूसरा, नेविगेटिंग लिमिटेड रिसोर्सेस। अब पारिवारिक व्यवसाय था तो टीम भी थी, ऑफिस भी था, गोडाउन भी था, गाड़ियां भी थी, लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड हो जाता था और सबसे इंपॉर्टेंट फंडिंग भी मिल जाती थी। लेकिन जब खुद का व्यवसाय है तो ये सारी की सारी चीजें आपको खुद अपने आप से शुरू करनी है और वो भी जीरो से। तो इससे लिमिटेड रिसोर्सेस से जो आपकी शुरुआत होती है वो आपको चैलेंज हमेशा महसूस होता है। बहुत जगहों पे लिमिटेड रिसोर्स के चलते ही अनेक बिजनेसेस बंद हो जाते हैं क्योंकि शुरुआत तो हो ही जाती है, चलो थोड़ा सा कुछ पैसे मैंने पापा से ले लिए, कुछ चाचा से ले लिए, कुछ बाकी इन्वेस्टर्स से ले लिए, लेकिन जब मार्केट में क्रेडिबिलिटी कम होती है और सक्सेस जो है वो स्लोली मिलता है तो रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट भी होते हैं, रिसोर्सेस खत्म भी होते हैं और उस जगह पे फिर नए रिसोर्सेस लाना किसी भी नए स्टार्टअप बिजनेस फाउंडर के लिए मुश्किल की बात होती है। तो इन चीजों को, नेविगेटिंग लिमिटेड रिसोर्सेस, कम रिसोर्सेस के साथ अपने बिजनेस को कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन नए पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अपने फैमिली बिजनेस से निकलकर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तीसरी चीज जो है वो है फैमिलियल स्ट्रेन एंड एक्सपेक्टेशन। अब एक एग्जांपल समझें कि आपने
कई सालों में आपने पारिवारिक व्यवसाय में अपने आप को ढाला, अब उसी परिवार में पले बड़े, जहां आपके बड़े भैया ने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया, आपकी बहन की भी शादी हो गई और वो भी बिजनेस फैमिली में ही गई। लेकिन जब आपकी बारी आई तो आपने कहा कि नहीं, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। और इस चर्चा को लेके जब आप अपने परिवार वालों को जब उनके समक्ष जाते हैं या अपना भाव उनके सामने प्रकट करते हैं, तो सोचिए आपको कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पापा तो सबसे पहले गुस्सा हो जाते हैं, इतने साल मैंने क्यों मेहनत किया, इसलिए कि मेरा बेटा जाके और कहीं काम करे और कोई बिजनेस शुरू करे। कभी कभी भैया भी ये कहते हैं कि यार मैंने तो बिजनेस इसीलिए शुरू किया था कि दो भाई मिलके काम करेंगे, अब तू अलग हो जा रहा है तो मुझे भी काम नहीं करना। माँ तो दूसरा, वो तो अपना अलग इमोशनल ड्रामा लेके बैठी है कि बेटा आंसुओं के साथ कि मैंने तो इतने सपने देखे थे, तू सेटल हो जाएगा, अगले साल तेरी शादी है, अब तू कहां अब नया बिजनेस शुरू करने वाला है, तुझसे कौन शादी करेगा। तो फैमिली ड्रामा पूरा भर जाता है एक छोटे से डिसीजन पे कि मुझे अपनी खुद की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी है। लेकिन इन सब टकरावों के बीच आपके एग्जिस्टिंग जो फैमिली के बीच में जो रिलेशनशिप है उस पे थोड़ा बहुत स्ट्रेन तो आता ही है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन भी थी ना। इतने सालों से पापा आपकी तरफ देखते होंगे तो लगता होगा कि अच्छा मैं मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मेरा बेटा मेरी विरासत को आगे लेके जाएगा। और जब बड़ा होता है बेटा तो कहता है पापा बस आपका बिजनेस मुझे नहीं करना, इसको बेच दो, बंद कर दो, मैं अपना शुरू करने जा रहा हूं। तो धक्का तो ऑब्वियसली स्वाभाविक है कि हर किसी पहले जनरेशन के एंटरप्रेन्योर को लगेगा। तो आपको भी इस रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है, इसका खासा ध्यान रखना है और इस चैलेंज को डट कर मुकाबला करना है, ताकि आप परिवार के प्रेशर में आके अपने डिसीजन को चेंज ना कर ले। चौथा, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स इंडिपेंडेंटली। अब देखिए, मुश्किलें हैं या फेलियर्स हैं, असफलता है, ये आपको बिजनेस की दुनिया में देखने मिलती ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि खाली नई पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर्स ही फेस करते हैं। पारिवारिक व्यवसाय हो, नॉर्मल व्यवसाय हो, किसी बड़े कंपनी में अगर आप नौकरी भी करते हो तो असफलता तो मिलती ही है। लेकिन वहां असफलता को सामना करने के लिए आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। जब आप नौकरी करते हैं तो आपकी पूरी टीम होती है, आपके मैनेजर्स होते हैं, आपके सुपर मैनेजमेंट होता है। जब आप फैमिली बिजनेस में होते हैं तो आपकी पुरानी पीढ़ी होती है, आपके एम्प्लॉयज होते हैं, आपके परिवार के मेंबर्स होते हैं। लेकिन जब आप अपना खुद का उद्यम शुरू करने वाले हैं तो ये जो फेलियर्स है, इससे जब हम सफलता का जब सामना करते हैं तो इससे सीख भी हमें अपने आप को ही सीखनी पड़ती है। हमारे साथ कोई और खड़ा नहीं होता जो कि इस असफलता को हमारे साथ महसूस करे। तो ये सारा का सारा जो प्रेशर है फेलियर का, वो हमारे कंधों पे आता है, हमारे सर पर आता है। तो इस चैलेंज को भी हम कैसे टैकल करते हैं, वो एक दृढ़ विश्वासी एंटरप्रेन्योर के बीच में ही नजर आता है, के समक्ष ही नजर आता है। तो अगर आप में वो विश्वास है, आप में अगर वो जज्बा है कि चाहे आगे जाके मुझे 100 मुसीबतों का सामना करना पड़े, मैं अकेला इंडिपेंडेंटली उनके सामने खड़ा हो सकता हूं, तो तभी जाके ऐसा डिसीजन लें कि आप अपने बिजनेस से अलग होकर अपने खुद की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करें। अगला है बिल्डिंग मार्केट रिकॉग्निशन एंड ट्रस्ट, जो कि थोड़ा बहुत एस्टैब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें बात यह है कि आपको जो अपनी मार्केट में जो रिकॉग्निशन है, आपने जो अपना स्वतंत्र ब्रांड नेम बनाया है। अब सोचिए ओयो, जब उन्होंने शुरू किया होगा तो लोग पूछते तो होंगे यार ये ओयो क्या है, ये ओए ओए तो सुना था, इतने सालों पहले गाना आया था, अब ओयो आ गया, ओला आ गया, जोमैटो आ गया। ये ब्रांड्स अभी आपको काफी ज्यादा नॉर्मल लगने लगे हैं, लेकिन जब ये शुरू होते हैं किसी भी बिजनेस की शुरुआती क्षेत्र में, तो अपने आप के लिए ये ब्रांड नेम को एस्टैब्लिश करना, अपने आप को मार्केट में रिकॉग्नाइज करवाना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, जिसके लिए आपको बहुत पैसे खर्चे करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है। और एक पारिवारिक व्यवसाय में जितनी जल्दी आपको सफलता मिलने की गुंजाइश होती है, उससे कई कम आपको अपने उद्यम में मिलेगी। तो इस चीज के लिए भी आप तैयार रहें, प्रिपेयर्ड रहें कि it's not going to be a bed of roses, it's going to be really challenging for you to establish your own business identity and market recognition. अगर हम इन challenges के ऊपर 2 examples देखें, सबसे पहला तो अनिल अंबानी जी। अब धीरूभाई अंबानी जी शायद 2002 में उनका स्वर्गवास हुआ और उसके बाद दोनों भाइयों के बीच में टकराव तो इंडियन नेशनल मीडिया में हेडलाइंस बन चुका था। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जब दोनों भाइयों में स्प्लिट हुआ
तो जो सब सनराइज इंडस्ट्रीज थी ना, जिसे हम कहते हैं जो फ्यूचर के इंडस्ट्रीज थे, जैसे मीडिया हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशंस हो गया, इंफ्रा हो गया, नेवल डिफेंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ये सारे सनराइज सेक्टर एक्चुअली गए थे अनिल अंबानी जी के पास, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि एक्चुअली उनके बिजनेस मुकेश अंबानी जी के बिजनेस से काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा। लेकिन ये अपनी आप की जो आइडेंटिटी स्थापित करनी है ना, हालांकि रिलायंस का टैगलाइन था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज में एंट्री की है, जैसे कम्युनिकेशन में सीडीएमए टेक्नोलॉजीज के साथ वो ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाए, क्योंकि जीएसएम एक एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी था जिसमें कि बहुत ज्यादा आगे काम हो रहा था, 5G 6G ये सब हम बात कर रहे हैं अभी, और सीडीएमए के खुद के चैलेंजेस थे, और ये चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए ना ही उनके पास उनके भाई का सहारा था, पिताजी तो पहले से ही गुजर चुके थे, ना ही इतना ज्यादा कॉर्पस था उनके पास। जब उन्होंने पावर में एंट्री की तो मुझे ध्यान है कि शायद इंडिया का सबसे बड़ा जो आईपीओ है पावर में उन्होंने रिलीज किया था, कुछ 1 मिनट में ओवर सब्सक्राइब हो गया था ये। लेकिन फिर भी इतना फंड्स जनरेट करने के बाद भी, अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के बाद भी, बिकॉज उन्होंने ये सारे चैलेंजेस को फेस किए, ना ही उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी रही, ना ही उन्होंने अपने फैमिली रिलेशनशिप्स पे ध्यान दिया, ना ही उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, और बार बार हर एक इंडस्ट्री में, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो कम्युनिकेशन में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, हर जगह पे वो एक के बाद एक असफलता का सामना उन्हें करना पड़ा। और रिजल्ट तो आपके सामने है कि जहां एक मोटा भाई आसमान को चूम रहे हैं तो दूसरे की का नामो निशान मिटने के कगार पे है। अगर ऐसे ही आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं तो इवांका ट्रंप का नाम आपने जरूर सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, पता नहीं आगे भी वो शायद हो सकते हैं, लेकिन उनका खुद का जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी एक बिजनेस फैमिली से ही आते हैं। उनके पिताजी जो थे वो भी रियल एस्टेट डेवलपर थे, और डोनाल्ड ट्रंप भी एक बहुत ही एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रियल एस्टेट डेवलपर है न्यूयॉर्क में। लेकिन जब उनकी बेटी ने अपने रियल एस्टेट बिजनेस से आगे बढ़कर एक फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्रांड शुरू करने की कोशिश की, उसका नाम उन्होंने इवांका ट्रंप कलेक्शन नाम दिया था, 2017 की बात है ये, तो उनको असफलता मुंह के सामने झेलनी पड़ी। अब सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी, जिसके पास पैसों की कमी बिल्कुल नहीं है, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी बिल्कुल भी नहीं है, दुनिया के सारे संसाधन उनके कदमों के सामने हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जब अपना उद्यम शुरू करना चाहा अपने पारिवारिक व्यवसाय से अलग होकर, तो उनको भी असफलता का सामना करना पड़ा। नतीजा यह कि वो बिजनेस अभी बंद हो चुका है कंप्लीटली। तो देखिए, इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिसोर्सेस, इट इज ऑल्सो नॉट जस्ट अबाउट स्किल्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीजों का मिश्रण बन के एक सक्सेसफुल बिजनेस में ट्रांसफॉर्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ये डिसीजन लेना है कि नहीं, मुझे अपने आप की सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, तो आपको बस एडवांटेजेस नहीं देखने, आपको बस फायदे नहीं देखने, या इंडिपेंडेंस फ्रीडम को नहीं देखना, बस चैलेंजेस को भी देखना है, केस स्टडीज भी जानना है कि कहां फेलियर हो सकता है। और अगर आप में फिर भी दृढ़ विश्वास है, तभी आपको अपने आप के इस करियर जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये 3 चीजों से तो हम जान गए कि हमें पारिवारिक व्यवसाय में घुसने से पहले ही ये डिसीजन जरूर लेना चाहिए कि हमारी अंतिम चाह क्या है, हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हम चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल इंसान बने, अपने खूब पैसा कमाएं, परिवार के साथ सुख संपत्ति के साथ जिए, तो देखिए आपको ये सक्सेस जो है ये पारिवारिक व्यवसाय के साथ भी मिल सकता है और अपने खुद के उद्यम के साथ भी मिल सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप के अंदर के मोटिवेशन को समझें। आपका मूल स्वभाव क्या है, आपका मूल स्वरूप क्या है। क्या आप कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर में सबको साथ लेके चलना चाहते हैं? तो मेरे मानने में आपको पारिवारिक व्यवसाय ही आगे लेके बढ़ना चाहिए, अपने विरासत को ही आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आपका मूल स्वभाव इंडिपेंडेंस की तरह है, इंडिपेंडेंट फाइटर्स की तरह है, या फिर आपका मूल स्वभाव एक नए चैलेंजेस को अपनाने में, इस ये जो थ्रिल है, जो एक्साइटमेंट है, इसको देखने में, इसको महसूस करने में है, तो मेरे हिसाब से आपको उद्यम की दुनिया में, आपके खुद के उद्यम की दुनिया में पैर जमाने चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि पारिवारिक व्यवसाय का जो ब्रांड इमेज है उसको खतरे में ना डालें, क्योंकि बहुत सालों की मेहनत लगती है,
और बहुत अलग अलग लोगों की मेहनत लगी है आपके बिजनेस को, आपके पारिवारिक व्यवसाय को यहां लाके रखने में। तो अगर हम इसका कुछ भला ना कर पाए तो शायद कोशिश करें इसका बुरा भी ना करें। लेकिन आप में से हर किसी को इंडिपेंडेंट करियर चॉइस लेने की, खुद की डिसीजन लेने की छूट है। मैं चाहता हूं कि आप ये सेल्फ इवैल्यूएशन खुद करें। और इसके साथ साथ ये एक वीडियो में मैं अगर कंक्लूजन में कहूं तो पारिवारिक बिजनेस और अपना उद्यम दोनों ही बहुत ही अट्रैक्टिव फील्ड है। जरूरी यह है कि अपने एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट को हमेशा जिंदा रखें। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स में मैं और भी बात करूंगा, लेकिन अगले वीडियोस में, जहां की जो फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना है, जो फ्यूचर के बिजनेस लीडर्स अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ब्रांड्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपने ये डिसाइड कर ही लिया है कि भाई अब तो मुझे अपना भी बिजनेस शुरू करना है पारिवारिक बिजनेस के साथ ही कि उसको लीवरेज करके, तो इसके बारे में भी कुछ टिप्स मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा। और अभी के लिए लेकिन इस वीडियो में मेरा कंटेंट इतना ही था। अरे लेकिन आप भाई हद करते हो, मैं तो भूल ही गया था, आपको एक फ्री गिफ्ट के बारे में भी तो कहा था मैंने। तो ये रहा मेरा फ्री गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को इतने अंत तक देखा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जरूर। मैंने एक बहुत ही अच्छा ई बुक कंपाइल किया है खास आपके लिए, जो आपको यह बताएगा कि पारिवारिक व्यवसाय को ज्वाइन करने से पहले अपने आप को कैसे तैयार किया जाए। यानी अगर आप अभी से 18, 19, 20, 25 साल इसी रेंज में हैं, लेकिन अभी तक आपने अपने पारिवारिक व्यवसाय को ज्वाइन नहीं किया, पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं और काम करने जा रहे हैं, तो ये ई बुक आपको बहुत मदद कर सकता है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए, ताकि जब आप अपने पारिवारिक व्यवसाय में फॉर्मली एंटर करें तो आपको पहले दिन से ही डिसीजन लेने में या आपको कोई और स्ट्रेटेजिक निर्णय लेने में दिक्कतें ना आए और आप पहले दिन से ही अपनी जिम्मेदारियों का सटीक तरीके से निर्वहन कर पाएं। तो ये ई बुक को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसे लगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मेरी कोशिश हमेशा से रही है कि ये जो फैमिली बिजनेस है, जो आपका परिवार है और जो आपका व्यापार है, इन दोनों को हम कैसे मिलजुल के आगे बढ़ाएं, यही मेरा लक्ष्य है। और इस जर्नी में आप सबने हमारा साथ दिया, देते आ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि अगले आने वाले वीडियो में आप क्या टॉपिक्स के बारे में जानना चाहेंगे, उसके बारे में भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिसको इसकी जरूरत है। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।